हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल फैमिली ऑफ आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइडियल कोचिंग सेंटर लकड़ी माली मोड़ के आइडियल परिवार में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। और इस मैथ में जो चैप्टर 9 है इसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 9। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 8वीं चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्लास 10th के आधार पर जितने त्रिकोणमिति के सूत्र हैं उनको 7 टाइप में बांटकर मैंने बेहतर ढंग से प्रूव कराया है और उसको समझाकर आपको याद भी करवा चुका हूँ। और मुझे याद होगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो सारे सूत्र फॉर्मूला याद होंगे। तो आइए अब इस चीज़ को समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो इस चैप्टर में 9 चैप्टर में जो मुख्य इसका उपयोग है वो हाइट और डिस्टेंस से संबंधित है, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित है यह अनुप्रयोग। तो इसका नाम हम अपने मन से देना चाहें तो हम दे सकते हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें ऊंचाई एवं दूरी के बारे में चर्चा होगी। ऊंचाई का मतलब आप जानते हैं कि जैसे यह कलम है तो इस कलम का एक बिंदु यह नीचे वाला है जिसको कहते हैं बॉटम और ऊपर वाला कहते हैं टॉप। तो इस बॉटम से टॉप के बीच की यह जो लंबाई है इसको कहते हैं ऊंचाई। जैसे कि मान ले यहाँ पर कोई मीनार है, यह मीनार या टावर, घर या वृक्ष या मंदिर या मस्जिद या झंडा कुछ भी हो सकता है जिसमें ये ऊंचाई होगा। तो इसको कहते हैं बॉटम और इसको कहते हैं टॉप। और इन दोनों के बीच की जो यह लंबाई है इसको कहते हैं ऊंचाई। इसको h से सूचित करते हैं, यह ऊंचाई हो गई। अब यहाँ मान लेते हैं कोई खास बिंदु है, यह पार्टिकुलर पॉइंट है और इस पार्टिकुलर पॉइंट से इस बॉटम के बीच एक लाइन मिला देते हैं, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दिए तो यह एक लंबाई हमें मिली और इस लंबाई को कहते हैं दूरी। कि इस खास पॉइंट से इस टावर की दूरी कितनी है। तो यह दूरी हमें पता हो गया, यह ऊंचाई पता हो गया। समझ लिए कि ऊंचाई क्या है और दूरी क्या है। इस दूरी को हम x से सूचित करते हैं। यह दूरी, यह डिस्टेंस जो है वो x से सूचित किया। अब यहाँ से इस पार्टिकुलर पॉइंट से इस मीनार के टॉप को मिला देते हैं तो यह भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, लंबाई मिला और इसको भी दूरी कहते हैं और इसको y से सूचित कर दिए। तो इस तरह से दोनों यह साइड्स दूरी है और यह ऊंचाई है। समझ में आ गया होगा। और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा है तो यहाँ जो कोण बनेगा इसके बॉटम में वह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह परपेंडिकुलर कोई भी वृक्ष है, चाहे बिल्डिंग है या टावर है, वो हम जानते हैं कि वर्टिकली परपेंडिकुलर खड़ा होता है, उदग्रतः ये लंबवत है तो इसके बीच का यह जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री का बनेगा। लंबवत रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो यह 90 हो गया। और ये दोनों साइड्स के बीच x और y के बीच का कोण हम मान लेते हैं कि थीटा है। इस तरह से यह राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तीनों साइड्स के तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं
हाइपोटेनियस, और जो भुजा जो साइड्स में थीटा के सामने है और नहीं 90 डिग्री के सामने है, थीटा और 90 के बीच में है, इसको कहते हैं आधार बेस। तो इस तरह से यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तीनों साइड्स के बारे में आपको जानकारी पहले से थी, फिर मैंने उसको रिकॉल करा दिया। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक टावर है यहाँ पर, और इस टावर को कोई प्रेक्षक देख रहा है, या प्रेक्षक इसको देख रहा है। तो आंख के सिद्ध में यह बॉटम को मिला देंगे। अब इस लाइन को कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आंख को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और स्टॉप को मिला देते हैं, तो इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट। और यह जो टावर खड़ा है इसको कहेंगे उदग्र। यह लंबवत है तो उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन। तो इस तरह से यह लंबवत खड़ा है, उदग्र खड़ा है, तो इसको कहें, यह कोण जो बनेगा यह 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर कोण थीटा बनेगा। आंख पर जो कोण बना यह थीटा कोण बनेगा। और चूंकि यह क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का जो यह कोण बना है, और क्षैतिज रेखा से ऊपर है यह दृष्टि रेखा, तो इस कोण का नाम हम देंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बना। अब नीचे था प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। जब प्रेक्षक नीचे था और ऊपर देखा तो आंख पर जो कोण बना वह उन्नयन कोण कहलाया। अब मान लेते हैं कि प्रेक्षक जो है वह किसी एक मंजिला बिल्डिंग पर या 2 मंजिला बिल्डिंग पर है, और वहां से यहां पर है, और यहां से नीचे किसी वस्तु को यहां देख रहा है, किसी पत्थर को देख रहा है। तो फिर आंख पर कोण बनेगा, तो आंख के सिद्ध में एक लाइन यहां खींच देंगे, और यहां से यह सीधे परपेंडिकुलर यह नीचे आएगा। तो अब देखिए, क्या इस कोण को थीटा कहेंगे? नहीं, यह थीटा नहीं होगा। मतलब आंख पर बनने वाला कोण यह नहीं होगा, यह होगा थीटा। क्यों? क्योंकि यह क्षैतिज रेखा हमारा ये है, क्षैतिज रेखा, और यह हमारा दृष्टि रेखा है। और एंगल जब भी लेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का लेंगे। तो क्षैतिज रेखा यह और दृष्टि रेखा यह, तो यह हमारा जो कोण होगा इसको उन्नयन नहीं कहेंगे। यह नीचे की ओर देख रहा है, क्षैतिज रेखा से नीचे है दृष्टि रेखा, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो मतलब आंख हमारा नीचे जा रहा है, झुक रहा है, तो इसका नाम होगा अवनमन। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यह एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब इसको मिला दिए, तो अब इसमें तो कहीं थीटा मालूम है नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि ज्यामिति में एक कंसेप्ट है कि जब 2 पैरेलल लाइन हो, 2 समानांतर रेखा हो, और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो यह कोण और यह कोण को कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर यह दोनों रेखा जो है यह समानांतर है। इसको थोड़ा सा समानांतर मैं कर देता हूँ, सीधा खींच देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट
ये बात समझ में आए। तो इस तरह से यह दोनों समानांतर है, तो यह तिर्यक छेदी रेखा है, तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, अतः इसको थीटा कहेंगे। तो इस तरह से यह हमारा अवलंबन कोण होगा। अब हम यहाँ देख लिए, सवाल जो होगा हमारा इस रूप में होगा, चाहे इस रूप में होगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे इस रूप में, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में यहाँ कन्वर्ट करेंगे, और तब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से लोग प्रूव करते, परिभाषित करते हैं। चारों जो पॉइंट मैं बताया हूँ, चारों पॉइंट जो मैं बताया हूँ उसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहला था हमारा क्षैतिज, प्रूव नहीं, उसको परिभाषित करेंगे। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसी प्रेक्षक के आँख की सिद्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ प्रेक्षक हमारा है, अब इसके आंख के सिद्ध में जो यह रेखा खींचेंगे, यही क्षैतिज रेखा होगा। दूसरी रेखा जो है वह है दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा जो है वह होगा प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक मतलब समझते हैं, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर। प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ पर काल्पनिक सरल रेखा लिख लीजिएगा, काल्पनिक सरल रेखा होगा, सीधी जाएगी। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है और यहाँ पर कोई वस्तु है और इसको ऐसे मिला दिए, तो यह हमारा दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। या यहाँ प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक हो गया, यहाँ पर है और वस्तु हमारा यहाँ पर है, तो जब ऊपर देखेगा तब भी यह हमारा दृष्टि रेखा होगा, लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से हमने दो चीज परिभाषित कर लिया, दृष्टि, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। अब आगे हम लोग लिखेंगे तीसरा है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो
एंगल ऑफ एलिवेशन में है कि जब क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर दृष्टि रेखा रहती है तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रेक्षक है और यहाँ पर वस्तु है। ऐसे देखा, ये दृष्टि रेखा हो गई, ये टावर है और इसके सिद्ध में यहाँ एक रेखा हम खींच दिए, क्षैतिज रेखा। ये मीनार है। तो यह जो कोण बनेगा थीटा, इसको कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आंख के सिद्ध में जो रेखा होगी और दृष्टि रेखा के बीच जब प्रेक्षक नीचे होगा और ऊपर देखेगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यह हमारी आंख है और इसके सिद्ध में यह रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा है। अब कोई वस्तु ऊपर हम देखेंगे तो जब ऊपर देखेंगे तो हमारा आंख ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे देखिए, तो यह जो कोण बनेगा आंख पर, यह हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उन्नयन कोण होगा, क्योंकि आंख हमारा ऊपर उठ रहा है तो यह एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इस तरह से यह एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब दूसरा जो है वह हम अब चौथा जो पॉइंट है वह हमारा है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब क्षैतिज रेखा के नीचे दृष्टि रेखा होती है तब आँख पर बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसमें प्रेक्षक हमारा ऊपर रहेगा और आँख के सिद्ध में यह रेखा हो गई क्षैतिज रेखा, और यह जो यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ दिख रहा है तो यह हमारा दृष्टि रेखा हो गई, और यह जो कोण बनेगा ये लाइन ऑफ साइट, यहाँ जो थीटा बनेगा यह अवनमन कोण होगा।
अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफरेंशन, एंगल ऑफ डिफरेंशन। जैसा कि जब प्रेक्षक कहाँ रहेगा, जब प्रेक्षक ऊपर है, अब वस्तु नीचे है, जैसे प्रेक्षक 2 मंजिला पे खड़ा है और ये आँख की सीध में क्षैतिज रेखा गई, और ठीक इसके नीचे जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर अब यह नीचे की ओर आएगा ऐसे, तो यह जो कोण बनेगा, अब आँख हमारा नीचे की ओर झुकेगा, आँख नीचे की ओर जाएगा, तो यह जो कोण बनेगा यह क्षैतिज रेखा हो गई और यह दृष्टि रेखा हो गई। नीचे की ओर वस्तु को हम देख रहे हैं, आँख से नीचे की ओर वस्तु को देख रहे हैं, तो यह जो एंगल बनेगा यह अवनमन कोण होगा। तो इस तरह से यह अवनमन कोण होगा। तो हमको उम्मीद है कि चारों पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो अब जैसा कि एक समकोण त्रिभुज है यह, और समकोण त्रिभुज में हमारा यह थीटा है, तो इसमें 4 चीज है, एक यह भुजा, एक यह दूसरी भुजा, यह तीसरी भुजा और एक यह थीटा, ये 4 चीजें हैं। तो यदि चारों में यदि कोई 2 मान हमको ज्ञात हो तो बाकी 2 मान हम निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि यह हमारा कर्ण है और यह हमारा लंब है और यह आधार है। अब इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो देखिए। तो जब चर्चा सवाल में लंब और कर्ण का आएगा तो लंब और कर्ण से संबंधित थीटा हमारा कौन है, तो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P/H। तो जब लंब और कर्ण की चर्चा होगी सवाल में तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। यदि लंब और नहीं कर्ण और आधार की चर्चा होगी तब कॉस थीटा का यूज करेंगे, आधार बटा कर्ण B/H। और जब लंब और आधार के बीच में चर्चा होगी तब हम यूज करेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P/B। तो इस तरह से इसमें हम इन तीनों सूत्रों का ही यूज करेंगे और इसी से संबंधित इस चैप्टर में सवाल होगा। तो इस तरह से ये सूत्र यूज करना। अब हम लोग इस थीटा का मान निकालना सीखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का तो हम लोग इसमें उपयोग करना सीख लिए, लेकिन यहाँ थीटा का मान कुछ दिया हो, जैसे साइन 30 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, 45 दिया हो, तो साइन कॉस टेन में इसका मान क्या होगा। तो मित्रों आपको 10th क्लास की जो बुक है, किताब है, उसमें एक टेबल बना के दिया हुआ है, लेकिन उस मान को याद करना थोड़ा कठिन है, याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतर एक ट्रिक बताने वाला हूं कि उसको यदि आप समझ लेते हैं तो फिर जीवन में कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आप उसको हमेशा याद रखेंगे और मान कभी भी जीवन में आप नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कि वह ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर, स्पष्ट है? 0, 30, 45, 60, 90। अब ये एंगल के रूप में लिखे हैं। अब यहाँ पर इसको डिजिट के रूप में लिखते हैं। यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। अब 4 पे खत्म हुआ तो अब बट्टा में 4 लिख देते हैं, बाई 4, 3/4, सबके नीचे 4 लगा देते हैं। अब इसका तीसरा स्टेप है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट का चिन्ह दे दिए।
अब यहाँ देखिए कि 0/4, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। और इस 0 का वर्गमूल क्या होता है? तो 0 होता है। 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 होता है, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पर देखिए कि यह दोनों कट जाने वाला है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब 1 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 1 होता है, और 2 का तो वर्गमूल निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, लेकिन हमें एक पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ पर इसको दशमलव में नहीं निकालेंगे, इसको रूट में लिख देंगे, √2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर 3 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो इसको रूट में रखेंगे, √3, और इसको लिख देंगे 4 का वर्गमूल 2। अब यह कट जाएगा, 4 एकम 4, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 0 के नीचे 0 मिला, 30 के इतना ये मान मिला, और यह मान जो होगा वह साइन का मान होगा। मतलब साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/2, और साइन 90 का मान 1 होगा। आप किताब में दिए गए टेबल से मिलाइएगा, एकदम सेम आएगा। तो यह ट्रिक अच्छा लगा। अब आइए कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालना है, तो इसको, इसके प्लेस को, इसके स्थान को इंटरचेंज करेंगे। मतलब फर्स्ट को लास्ट के पास ले जाएंगे, माने पहला पांचवी के पास जाएगा, और पांचवी चलाएगा पहली की जगह पर, फिर दूसरा जाएगा चौथे के जगह पर, और चौथा जाएगा दूसरे के जगह पर, और यह तीसरा के लिए तो कोई जगह नहीं है, ये जहाँ है वही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1, ये चलाया यहाँ पर, अब 0 चल जाएगा यहाँ, पांचवी के स्थान 1 के स्थान पर 0 चला गया, 1 के स्थान पर 1 आ गया 0 के स्थान पर। उसी तरह से ये √3/2 आ जाएगा 1/2 के स्थान पर, और 1/2 चला जाएगा √3/2 के स्थान पर। इसके लिए कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो इसको यहीं रख देते हैं 1/√2। तो इस तरह से यह cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, 45 का मान इतना, ये मान निकल गया। अब आइए tan का मान हम निकालते हैं। तो मित्रों tan थीटा के बारे में आपको एक सूत्र में टाइप 4 में बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। मतलब tan थीटा का मान निकालना होता है sin थीटा बटा cos थीटा, करेंगे तो tan का मान निकलेगा। अब इसको बटा करेंगे 0/1, यहाँ बटा का लाइन खींच दें, तो 0/1, फिर 0 में 1 से यदि भाग देंगे तो 0 होगा। फिर इसको बटा करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब 1/√2, 1/√2 बीच में बट्टा खींचते हैं तो ये दोनों कट जाएगा एक मर्त में, यहाँ 1 होगा। यहाँ √3/2, 1/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बट्टा खींचेंगे तो √3/1 होगा, मतलब √3। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और 1/0, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान अपरिभाषित आता है, जिसको कहते हैं इन्फिनिटिव। हाँ सॉरी, यहाँ पर 1/√3 होगा, ये 2 लिख दिया था मैं, तो ये √3 बचेगा, 2 से 2 कटेगा। तो इस तरह से साइन और tan का आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इसको सीख लिए, समझ लिए, इस ट्रिक को आसानी से कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से सूत्र का यूज आपको मैं बता दिया। अब आइए हम लोग मान का भी मान निकालना भी आपको मैं बता दिया। अब आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। 9.1, यदि आपके पास किताब है 10th की मैथ की बुक, तो 9.1 आप निकालिए। तो मित्रों यह एक्सरसाइज 9.1 का यह सवाल है कि यह सवाल को सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद जो इससे संबंधित डायग्राम बनेगा, जो समकोण त्रिभुज बनेगा, वो बनाएंगे, और तब हम देखेंगे किस सूत्र का यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और तब सवाल को बनाएंगे। बिना डायग्राम खींचे आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो डायग्राम इसमें आप देख रहे हैं कि पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर केवल आप हल लिखेंगे और सवाल में जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है यह समकोण त्रिभुज, यहाँ दिया हुआ है ABC, थीटा हमारा 30 डिग्री है, यह समकोण है,
और यह 20 मीटर है, यह दूरी है, यह दिया हुआ है। यहाँ मान लेंगे कि माना कि AB बराबर खंभा की लंबाई, खंभे की ऊंचाई, सॉरी खंभे की ऊंचाई AC बराबर दूरी की लंबाई बराबर 20 मीटर और थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो अब सीधे तो सारा चीज दे दिया है, तो अब सीधे ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों है? तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ बात आती है कि हम साइन थीटा लिखें कि कॉस थीटा लिखें कि टेन थीटा लिखें। तो यहाँ देखिए मित्रों, सवाल में ये 90 डिग्री के सामने का भुजा यह कर्ण दिया है और यह AB खंभे की लंबाई ऊंचाई हमको निकालना है, तो थीटा के सामने का भुजा यह लंब है, इस थीटा के सामने का भुजा यह लंब और 90 डिग्री के सामने का भुजा यह कर्ण। तो चर्चा हम लोग किसका कर रहे हैं? तो लंब का और कर्ण का। तो लंब और कर्ण में कौन सा थीटा है? आपको पहले ही मैं बताया था, एकदम करेक्ट है, साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा हम लेंगे, ये कर्ण और यह लंब। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन और थीटा का मान यहाँ दिया है 30 डिग्री और लंब हमारा थीटा के सामने AB होगा और कर्ण AC होगा। तो अब हम 37 का मान यहाँ लिखेंगे। तो 37 का मान आप टेबल में आपको पता है कि 37 डिग्री का मान कितना होता है, आप ही बताइए। एकदम करेक्ट है, 1/2 होता है 37 का मान। और यहाँ लिख देंगे बराबर AB बटा AC का मान है 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × AB बराबर 20 एकम 20। तो AB बराबर हो जाएगा 20, ये गुणा में है तो गुणा वाला अंक बराबर के बाद भेजते हैं तो डिवाइड में होता है, भाग में हो जाता है, मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर ये कट जाएगा 10 मर्द में 10 मीटर। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः खंभा की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर आंसर। तो मित्रों, इस तरह से हमारा आंसर आ गया और हमको उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारी बातें आप हाइट एंड डिस्टेंस से समझे होंगे। और मात्र एक सवाल आज मैं बताया हूँ, अगला वीडियो जब हम बनाएंगे, अगला जो क्लास में जब हम आएंगे तो इसके बाद वाला सवाल हम बनाएंगे। आप इस थ्योरी क्लास को बढ़िया से समझिएगा और समझकर आगे का सवाल आप बनाइएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।